नमस्कार आम स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मु प्रवीण। पेशा तांकर डाक्तरी, निशा तांकर निर्देशना, स्क्रीन राइटिंग और अभिनय। 90 दशक चाणक्य धारावाहिक आपण तांको चाणक्य भूमिका रे देखिथिले। निकटरे भारतीय पैनोरमा रे से जूरीर नेतृत्व नहीं। चलतु स्वागत करिबा बॉलीवुड निर्देशक, वरिष्ठ अभिनेता और स्क्रीन राइटर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को। नमस्ते द्विवेदी जी। नमस्ते प्रवीण। कभी आपका परिचय एक डॉक्टर के तौर पे हुआ करता था, अब आप देश के जाने माने फिल्म निर्देशक और वरिष्ठ अभिनेता और स्क्रीन राइटर है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी से चाणक्य का ये सफ़र कैसा रहा सर? बहुत अच्छा भी कहूँगा और कई बार सोचता भी हूँ कि ये अगर नहीं किया होता तो क्या होता। जैसे पहली बात मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि एक व्यक्ति एक बार डॉक्टर बन गया, चिकित्सक बन गया तो वो जीवन भर चिकित्सक रहता है। उसका कारण ये है कि जब हम लोग शूटिंग करने भी जाते हैं तो 300 लोग कम से कम होते हैं और उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक मैं आपको प्रमाणित नहीं करता कि आप बीमार हैं। चाणक्य की रचना कब और कैसे हुई? चाणक्य की रचना मुझे याद है, मैं नाटक करता था, नाटक लिखता था। मुझको ये समझ में आ गया था कि मैं लिख सकता हूँ। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि एक चिकित्सक की जो मेरी शिक्षा थी उससे वस्तुओं को माइक्रोस्कोपिक देखने की आदत थी। और जैसे ही हम लोग देखा कि एक प्रायोजित कार्यक्रम है, मुझे लगा ये भी तो एक माध्यम हो सकता है, टेलीविज़न भी एक माध्यम हो सकता है मुझे अपनी कहानी कहने के लिए। तो मैंने तय कर लिया कि मैं ये प्रस्ताव दूरदर्शन को दूंगा। नाट्य लिखता था, उसमें मैं सफल भी था। तो मैंने उस समय उस प्रस्ताव को लिखा और दूरदर्शन को दिया। उसके आगे की कहानी बड़े लंबे संघर्ष की कहानी है। और उन दिनों हम लोग से जो शुरू हुआ, मुझे याद है मेरे घर में टेलीविज़न चाणक्य के समय आया। तब तक मेरे घर में टेलीविज़न नहीं था। मैं अपने पड़ोसी के खिड़की पर खड़े होकर हम लोग देखता था। तो मैंने इतिहास में पलट कर देखा कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने शून्य से सृष्टि की, कुछ नहीं है, और वहाँ से एक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और बड़ा काम यानी राष्ट्र निर्माण का काम, एक देश को बनाना जहाँ देश खंड खंड में बटा हुआ है। तो मुझे समझ में आया कि चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई साधन नहीं है, कोई सेना नहीं है, सिर्फ उसके पास संकल्प है। और वो कैसे करता है, तो मुझे लगा कि चाणक्य हर व्यक्ति के मन के भीतर है, उसको खाली जगाने की ज़रूरत है। आज मैं उड़ीसा में हूँ, अच्युत सामंत जी से मुलाकात हुई और जब मैं किट और किस में घूम रहा था तो मुझे लगा देखो, एक व्यक्ति एकदम साधारण सा व्यक्ति 5,000 रुपये से प्रारंभ करता है और आज देश का एक इतना बड़ा तंत्र उसने खड़ा कर दिया है कि जो एक जीवन भर में किसी भी व्यक्ति के लिए करना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे वही लगता है कि उसने अपने भीतर के चाणक्य को ढूंढ लिया था। आपने किट किस घूमा, सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कल्पना कर सकता है कि वो इतने सारे विद्यार्थियों को, 80,000 विद्यार्थी, चलिए 80,000 विद्यार्थी हो सकते हैं, 20,000 शिक्षक, ये भी मैं मान सकता हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय होंगे जहाँ 20,000 शिक्षक और 80,000 विद्यार्थी। और जो असंभव सी बात कई बार लगती है कि इसमें 40,000 विद्यार्थी आदिवासी हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में गया हूँ, कई विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ भी हूँ। मैंने बड़े कैंपस भी देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा। ये अद्भुत है। एक समय था जब आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गत राजीव गांधी जी को पत्र लिखा था, क्या हुआ था? ऐसा हुआ था कि मुझे याद है 7 अप्रैल थी शायद 1986 को मैंने दूरदर्शन को ये प्रस्ताव दिया था। और मैं मुंबई में रहता था और आम तौर पर सरकार को लिखे हुए पत्रों के उत्तर नहीं मिलते, कोई भी सरकार हो।
लेकिन मेरे लिए तो जीवन मरण का प्रश्न था। मैंने ठान लिया था कि मुझे ये बनाना है। तो हर कुछ दिनों फ़ोन अगर आप करते हैं उनको, तो कोई फ़ोन उठाता नहीं है, फ़ोन पर आपको वो अधिकारी मिलते नहीं हैं। तो मैं मुंबई से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाता था। दूरदर्शन भवन जो कोपरनिकस मार्ग पर है, वहाँ जाता था। वहाँ जाके जो अधिकारी थे उनको पूछता था कि मेरे धारावाहिक, मेरे सीरियल का क्या निर्णय हुआ, हम आपको बताएंगे। 30 सेकंड में मेरी मीटिंग खत्म हो जाती थी। अच्छा। और मैं वापस आ जाता था। उन दिनों मैंने ये भी सुना कि बहुत सारे और लोग जो मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, जिनको देश मुझसे ज़्यादा जानता था, मुझे उस समय तो कोई जानता ही नहीं था, ऐसे कुछ सिनेमा के बड़े नाम वे भी चाणक्य बनाना चाहते हैं। और उस तरह की खबरें वहाँ अखबारों में आ भी गई। तो मुझे ये भय हो गया कि ये इतने बड़े नाम हैं कि इनका प्रस्ताव जाते ही दूरदर्शन इनको इसकी अनुमति दे देगा, तो मेरी मेहनत का क्या होगा। तो मैं किसी तरह से अपने द्वार खुले रखना चाहता था और दूसरों के लिए द्वार बंद करना चाहता था, उनके दरवाजे बंद। तो मैंने श्री राजीव गांधी को पत्र लिखा कि चाणक्य की आवश्यकता क्यों है, और अब इस स्पर्धा में बहुत सारे लोग उतरेंगे, और मैं चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई अन्याय नहीं हो, जिसका कार्य श्रेष्ठ हो उसको ये काम दिया जाए। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ समय के बाद मुझे पत्र आया कि आप अपना प्रस्ताव फिर से भेजें। कब की बात है ये? ये मेरे ख्याल से 1987 की बात है, 87-88 की बात है। और जब ये प्रस्ताव वापस मांगा गया तो मुझे थोड़ी आशा हुई कि अब शायद इस पर पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन हो रहा होगा। तो मुझे दूरदर्शन ने कहा कि आप इसका एक पायलट प्रकरण बनाइए। अच्छा, फाइनली अनुमति मिल गई? अनुमति मिल गई। पायलट प्रकरण मैंने बना लिया। पायलट प्रकरण की बड़ी प्रशंसा हुई। यहाँ तक मुझे दूरदर्शन के अधिकारियों ने बताया कि जो निर्णायक मंडल था, जो निर्णायक थे, उन्होंने कहा था कि हमको निर्देशक से मिलना है, लेकिन प्रायोजक, स्पॉन्सर ढूंढने में हम लोग को 1.5 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी। डॉक्टर द्विवेदींकर आपण वृत्तिगत जीवन जानिले, किंतु तांकर व्यक्तिगत जीवन रे अनेक किछि एमिति कथा अछि जहाँ अंतत पक्षे केही भी जानि नथिबे। एक समय एक ब्रेक पाई रहिबा, तापरे जानिबा व्यक्तिगत जीवन रे डॉक्टर द्विवेदी के। किसी ने बताया था कि स्वर्गीय बीजू पटनायक जी चाणक्य के बड़े प्रशंसक थे। कई लोगों ने मुझे कहा कि उनसे जाकर कभी मिलो, अब तो वो नहीं है। तो इस पर ये बहुत ही विश्वस्त सूत्रों ने मुझे कहा था कि तुम जाके उन्हें सिर्फ इतना कहो कि तुम वो व्यक्ति हो जिसने चाणक्य की भूमिका की थी, फिर उनकी प्रतिक्रिया देखना। सर, बताया जाता है लाल कृष्ण आडवाणी जी आपके बहुत प्रशंसक रहे, बहुत बड़े प्रशंसक रहे, और वो उस टाइम आपको मिलने के लिए आपके सेट पे आ गए। हाँ, मेरे प्रशंसक नहीं थे। तो आडवाणी जी मेरे मित्र शेषाद्रीचारी के कहने पर सेट पर आए, पर यह खबर बाहर गई कि चाणक्य के सेट पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी आए। तो लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि जिस सीरियल का एक प्रकरण भी अभी तक नहीं आया, जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं, उस व्यक्ति के सेट पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी क्यों गए। यानी ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है या ये भाजपा का विचार है। एक आरोप ये था कि ये भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जो कि सच नहीं था। दूसरा, ये संघ की विचारधारा का पोषक कार्यक्रम है। यानी जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीयता की बात करता है, ये उस बात का समर्थन करता है। और मैंने अपने बचाव में ये कहा कि मैं तो भारतीय विचारों की बात करता हूँ, जिसका समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी करता है। अच्छा सर, ये बात सच है? अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं होते, आपका ये चाणक्य एपिसोड आगे नहीं बढ़ पाता? हाँ, बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्होंने, ये तो वो समय था जब कोई मोबाइल नहीं था, उन्होंने जब अखबार में ये पढ़ा
और मुझे याद है इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहली बार इसको बड़े पैमाने पर छापा था। तो उन्होंने मेरे मित्र, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक मित्रों का ग्रुप था, उनको फ़ोन किया कि मुझे चंद्रप्रकाश से बात करनी है, मेरी उनसे बात करवाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है लाल जी, हम उसको इस समय बुला के रखेंगे। मुझे उस समय बैठाया गया फ़ोन के पास कि कभी भी आएगा फ़ोन लाल जी का। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे पूछा ये जो खबरें छप रही हैं क्या ये सच है? मैंने कहा बिल्कुल सच है, इसमें बड़ी काट-छाँट हो रही है और उसको रोका भी जा सकता है। तो उन्होंने फिर अपनी ओर से, उस समय श्री मुरली मनोहर जोशी भाजपा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपनी ओर से उस समय सरकार में स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उनको पत्र लिखा कि हमारा इस धारावाहिक से कोई संबंध नहीं है, हम इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। तो बाद में मुझे दूसरे माध्यमों से पता चला कि स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि श्री लाल कृष्ण अडवाणी ने ये कहा कि यदि ये धारावाहिक रोका जाता है तो मैं आंदोलन करूंगा और वो आंदोलन सड़क पर शुरू होगा। तो मैंने और भी कई बार कहा इसको बड़े विस्तार से। सर, चाणक्य के पहले शूटिंग का दिन आपको याद है? कैसा था वो दौर? मुझे जब मैंने पायलट किया था, मुझे याद है श्री नीतीश रॉय उन्होंने सेट लगाया था, और उस समय इतने बड़े सेट लगाने की कल्पना टेलीविज़न के लिए लोग नहीं करते थे, और 35 घोड़े थे मेरे सेट पर पहले दिन, और स्टॉर्म फैन जिसको हम कहते हैं। मैं चाह रहा था कि आंधी जैसा वातावरण हो, पत्ते उड़ रहे हैं, पाटलिपुत्र की वीथी, पाटलिपुत्र की गलियों में बहुत सारे लोग हैं और एक बंद गाड़ी इसमें से जा रही है। सो मुझे याद है उसमें बहुत दिन लग रहे थे, तो कोई पीछे से कहता था मुगले आजम बना रहे हो क्या, यानी जिस तरह का वो सेटअप था बड़ा। और मैं फिल्म पे शूट कर रहा था, पहले 4 एपिसोड मैंने 16 mm पे शूट किए, यानी तब मॉनिटर भी नहीं था। लेकिन कई बार कहते हैं कि जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, ईश्वरीय कृपा होती है। कुछ डायलॉग याद है आपको? नहीं। तुम्हें जानकर प्रवीण हैरानी होगी कि कई बार उसके डायलॉग मुझे लोग भेजते हैं, वो चाणक्य के नाम से कुछ चलाते हैं शिक्षा को लेकर, शिक्षक को लेकर। तो मैं कई बार सोचता हूँ ये किसने लिखा, और बाद में मुझे ध्यान में आता है अरे ये तो मेरा ही लिखा हुआ है। सर, निजी जीवन में आपने काफ़ी कोशिश की चाणक्य नीतियों के साथ जुड़ने के लिए? कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि मैंने कहा नहीं, मैं अभिनेता हूँ, मैं विचारक नहीं हूँ। उस समय मैं निर्देशक बना, मैं विचारक नहीं हूँ। वो तपस्वी थे, मैं तपस्वी नहीं हूँ। उनका महान संकल्प था, संकल्प मेरे पास भी है पर उतना महान नहीं, छोटा। और देश काल परिस्थितियाँ जो होती है वो भी व्यक्ति को बनाती है। चुनौती भी उस समय की बड़ी थी। अगर आप ये पूछें मुझसे कि क्या मैं अपने को उस काम के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा, तो उत्तर है हाँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई बदलाव मैं ला सकता हूँ तो मैं वो लाने का प्रयत्न करूँगा। सर, आप कभी ओडिया फिल्म देखी हुई है? अभी देखी मैंने जी। अभी मैं जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जी। उसका जो इंडियन पैनोरामा सेक्शन है, सौभाग्य से मैं उसका जूरी चेयरपर्सन था, तो हम लोगों ने कई उड़िया फिल्में देखी इस पर। ओडिया फिल्म को लेके आपका विचार क्या है? उड़िया फिल्म की जो स्पर्धा हो रही है ना, वो उन लोगों के साथ हो रही है जिनके पास बहुत बड़ा बजट है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उड़िया फिल्म के पास कल्पना की कमी है या विचार की कमी है या कॉन्सेप्ट्स की कमी है। मुझे लगता है कि जिस तरह से, जैसे मराठी फिल्म इंडस्ट्री, उसका एक बड़ा विकास हुआ, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, उसका एक बड़ा विकास हुआ, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, उसका एक बड़ा विकास हुआ, उस तरह से उड़िया फिल्मकारों को वो अवसर नहीं मिला। तो मेरे कहने का मतलब है अलग अलग भाषाएं आ रही हैं, तो ये कोई निराशा की बात नहीं है, ये इसको चुनौती के तौर पर लेना चाहिए उड़िया फिल्मकारों को कि हम भविष्य में यहाँ भी पहुँचकर दिखाएंगे। आपके यहाँ के जो हिमांशु शेखर हैं, वो हमारे जूरी में थे, यानी जाहिर सी बात है उनके काम को इस योग्य समझा गया है और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, इसलिए उनको वहाँ लाया गया है। उड़ीसा के 2 हमारे जूरी मेंबर थे। सर, अगर समय मिले आप उड़िया फिल्म करेंगे? मैं कई बार सोचता हूँ कि अब बेहतर फिल्म करने के लिए किसी दूसरी भाषा में काम करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? हिंदी फिल्में ज़रूरत से ज़्यादा खर्चीली हो गई है। भाषा मेरे लिए अवरोध नहीं है। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं राजस्थान से आता हूँ
कि क्यों नहीं मैं राजस्थानी फिल्म बनाऊँ, भोजपुरी में समझ सकता हूँ तो क्यों नहीं मैं भोजपुरी या बिहारी फिल्म बनाता हूँ। उड़िया मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती फिर भी वो हिंदी फिल्म बनाते। तो कभी कोई ऐसा अवसर आया तो मैं बिल्कुल करना सर चाहूँगा। पहले उड़ीसा आए थे ना, ये पहले बार? नहीं, ये पहली बार मैं उड़ीसा आ रहा हूँ। कैसा लगा आपको उड़ीसा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से उतरा तो मैंने हिमांशु जी से कहा भी कि हिमांशु, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लगभग चाणक्य के कारण मुझे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आमंत्रित किया गया 91 के बाद से, उड़ीसा से मुझे कोई आमंत्रण आज तक नहीं आया। और जैसे ही पहला आमंत्रण मिला मैं आ गया। हालांकि मुझे किसी ने बताया था कि स्वर्गीय बीजू पटनायक जी चाणक्य के बड़े प्रशंसक थे। कई लोगों ने मुझे कहा कि उनसे जाकर कभी मिलो, परंतु मुझे ये पता नहीं था कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। अब तो वो नहीं है। तो पर ये बहुत ही विश्वस्त सूत्रों ने मुझे कहा था कि तुम जाके उन्हें सिर्फ इतना कहो कि तुम वो व्यक्ति हो जिसने चाणक्य की भूमिका की थी, फिर उनकी प्रतिक्रिया देखना। कहीं डॉक्टर द्विवेदींकर अधिकांश फिल्म ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषय उपर आधारित होता है। ये प्रश्नर उत्तर जानिबा, किंतु एक छोट ब्रेक पर खूब शीघ्र फेरिबा। मुझे कई बार लगता है कि मैं शायद थक गया था तीनों। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अभिनेता को तैयारी करने के लिए जितना समय मिलना चाहिए था वो मुझे चाणक्य में नहीं मिला। तो मैं हमेशा डरा सा रहता था कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। आपका सर पहला नाटक एकलव्य था। एकलव्य मेरा पहला, और उसी के लिए आपको श्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला था। हाँ। लेखक के तौर से आप विद्यार्थी हुआ करते थे, विद्यार्थी याद है उस टाइम? हाँ, मैं उन दिनों एकलव्य नाटक लिखा था। जैसा मैंने कहा कि पौराणिक आख्यानों, इतिहास की ओर मेरी हमेशा रुचि रही है, तो एकलव्य लिखा था। उसके बाद मैंने वेताल उवाच लिखा। वेताल ने कहा, वो दूसरा नाटक, वेताल उवाच। वेताल उवाच। उसका फॉर्मेट ही बड़ा विचित्र था उस समय कि वेताल और विक्रमादित्य, आपने कहानी सुनी है कि विक्रमादित्य से वो हमेशा एक प्रश्न कहता है और वेताल उसको एक कहानी सुना देता है, और जैसी कहानी वो सुना देता है उसका उत्तर विक्रमादित्य दे देता है, तो फिर गायब हो जाता है, फिर एक नया सवाल लेकर आता है। तो मैंने इस फॉर्मेट को लेकर 3 कहानियों को जोड़ा था। सर ये बताया जाता है आप अपने फिल्मों में खास कर ऐतिहासिक और खास कर जो धार्मिक विषय वस्तु होते हैं, सांस्कृतिक विषय वस्तु होते हैं, उसको आप गुरुत्व देते हैं, ये सच है? हाँ, उसका कारण है, जैसा मैंने कहा प्रवीण, मैं उस संसार को रचना चाहता हूँ जिसको आपने देखा नहीं। जैसे ही मैं मुगल काल की बात करता हूँ, आपने कुछ मोनूमेंट देखे हैं, लेकिन जैसे ही मैं आपको 1192 में ले जाता हूँ, ये वो समय है जहां अभी सभ्यता में परिवर्तन आने लगा है। जब मैं आपको मौर्य काल में ले जाता हूँ, उसका पूरा संसार अलग है। जब मैं आपको गुप्त काल में ले जाता हूँ तो उसका संसार अलग है। तो मुझे ये काल का सृजन करना, उसको सोचना और उसको बनाना, और उसको आर्कियोलॉजी की दृष्टि से बनाना कि देश का बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट भी ये ना कहे कि ये गलत है। आपकी हॉबी क्या है, रुचि क्या है सर? मेरी हॉबी या रुचि पढ़ना है। पढ़ना। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि अगर दिन में मैंने 2-3 घंटे पढ़ाई नहीं की तो मैं उद्विग्न हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे आसपास के सब लोग जाएं तो मैं किताब खोलता हूँ। जिस दिन मेरे हाथ नहीं चलते लैपटॉप पे तो मुझे तकलीफ होती है। और यदि मैं कोई परेशानी में हूँ, जिसको कहते हैं ना कई बार आप चिंता में होते हैं, तो चिंता को दूर करने का मेरा सबसे अच्छा जो मैंने उपाय ढूंढा है, लैपटॉप खोलता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ। अगर लिखने का मन नहीं होता है तो कल जो लिखा है वो पढ़ता हूँ। सर बहुत सारे इंटरव्यू में आपने बताया है चाणक्य लिखने के लिए आपने बहुत सारी किताबें खंगाली है। लगभग 5 साल। फिर 5 उपनिषद गंगा के लिए लगभग 5 साल। फिर स्वराज्य संहिता, ये गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज इन एंशिएंट इंडिया, उस पर काम किया, उस पर भी 2-3 साल। और ये सब करने के बाद अभी भी लगता है कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। लेखन के साथ साथ अभिनय, निर्देशन, एक साथ इतनी सारी चीजें आप कर कैसे पाते हैं? नहीं, मुझे कई बार लगता है कि मैं शायद थक गया था तीनों। कई बार मैं पलट कर सोचता हूँ कि
मैंने अभिनय क्यों नहीं किया, वरना मुझे हर वर्ष कहीं ना कहीं से प्रस्ताव आता है कि आप अभिनय करिए, तो मैंने क्यों नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अभिनेता को तैयारी करने के लिए जितना समय मिलना चाहिए था वो मुझे चाणक्य में नहीं मिला। तो मैं हमेशा डरा सा रहता था कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। सर, चाणक्य धारावाहिक से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिले? एक तो ये कि हार मत मानो, हार मत मानो। अच्छा। संकल्प अगर आपका दृढ़ है तो आप अपने, जिसको मंजिल कहते हैं, आप अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे। और कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि मस्ती में कहता हूं कि हिंदू होने का एक ही मुझे फायदा हुआ कि हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि इस जीवन में जो काम अधूरा छोड़ दिया मैं फिर आऊंगा उस काम को पूरा करने। सर, फिल्म उद्योग में सबसे बड़ी चुनौती आपके हिसाब से क्या है? मुझे लगता है फिल्म उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती जिस प्रकार से फिल्म बनाने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, फिर एक्टर्स की जो फीस हो गई है आज की तारीख में, आपने देखा होगा कि 200 करोड़ की लागत हो गई और फ्राइडे फर्स्ट शो या फ्राइडे 2.5 करोड़ भी नहीं आ रहे हैं, 3 करोड़ भी नहीं आ रहे हैं। सर, नई पीढ़ी के जो निर्देशक है, निर्माता है, आप उनको क्या सलाह देंगे? मैं हमेशा मानता हूं कि आपके पास जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं देखता हूँ कई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट सब आ रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जब तक आपके पैर जमीन पर स्थिर न हो जाएं तब तक आप जो कुछ कर रहे हैं उसको छोड़िए मत। जैसे मेरे भी कुछ असिस्टेंट मैनेजमेंट से आए हैं जिनका बहुत अच्छा कैरियर हो सकता है, मैं उनसे कहता हूँ कि इस प्रक्रिया को जारी रखो और इस बात के लिए शर्म मत करो कि मैं कोई और काम क्यों नहीं करूँगा। सर, पैसे से आप डॉक्टर रहे, मिस करते हैं अपने पैसे? नहीं प्रवीण, तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी भी मेरे मित्र जो हैं, जो बहुत अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, उसमें सिनेमा के लोग नहीं हैं। या तो डॉक्टर हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, और दिन में एक बार उन सबसे कभी ना कभी बात होती है। और मैं जब भी जाता हूँ तो मैं जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मैं सबसे ज़्यादा विज्ञान में इस समय क्या विकास हुआ है वो खबर पढ़ता हूँ। तो लास्ट में जो ओडिया दर्शक है, जो व्यूअर है, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? उनके लिए मैं सिर्फ ओडिया दर्शकों के लिए, पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सारी भाषाएं जो हैं वो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। आप प्रयोग को अवसर दीजिए। हो क्या रहा है, कोई भी विचार तब तक जीवित रहेगा जब उसको जनता का समर्थन मिलेगा, दर्शक का समर्थन मिलेगा। दर्शक का यदि आपको समर्थन नहीं मिला है तो आप महान कृति नहीं बना पाएंगे। ये उनको बीड़ा उठाना होगा। अच्छा काम अब तब होगा जब समाज उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, नहीं तो उनको वही फिल्में मिलेंगी जिनको वो जाके देखेंगे और दुखी होके बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और आपकी ये सब बातें जो पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी है, उनको बहुत प्रेरित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी आम सहित रही अनेक किसी वार्तालाप है, अनेक किसी शिखबार कथा रहा। जो मैंने युवपीढ़ी अच्छा, पर पीढ़ी अच्छा, यही वार्तालाप यही साक्षात्कार अनेक किसी शिखिथे बोली मोर आशा। विदाय दिंतु आम स्वतंत्र उपस्थापन को ये रखुछु। नमस्कार।